एंड वेलकम टू एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल। आप सबका यहाँ बहुत स्वागत है। मैं आज फिर से आपके सामने पीजीटी इंग्लिश का कोर्स लेके मैंने पिछले क्लासेस में आपको पढ़ाया था कि पोइट्री, ड्रामा और प्रोज क्या होता है, जो कि हमारे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर होते हैं अलग अलग। ओके, फिर मैं आपको धीमे धीमे पढ़ाया कि प्लॉट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्योंकि बेसिक नॉलेज है जो सबके पास होनी चाहिए। प्लॉट होता क्या है, प्लॉट का स्ट्रक्चर क्या होता है, डिनोमेंट एंड फॉलिंग एक्शन, राइजिंग एक्शन क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या होता है किसी भी प्लॉट में, कैथारसिस क्या होता है। इन सारी चीज़ों से हम लोगों ने कल इस बारे में बात करी थी, इनको इंट्रोड्यूस कराया था मैंने आपको। और फिर उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि किस तरह से किसी ऑथर का कोई काम या ऑथर को कैसे पढ़ा जाता है। अगर हम कहते हैं कि हमें विलियम शेक्सपियर पढ़ना है, तो विलियम शेक्सपियर के बारे में या किसी भी ऑथर के बारे में आपको कौन सी बेसिक चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए, और जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जाती हैं। क्योंकि किसी ना किसी ऑथर की लाइफ से रिलेटेड, उनके कामों से रिलेटेड, उनके किसी भी चीजों से रिलेटेड, उनकी पर्सनल चीजों से भी, एक उनकी मैरिज कब हुई, उनके डेट ऑफ बर्थ, इन सब सारी चीजों से रिलेटेड चीजें भी पूछी गई। विलियम शेक्सपियर के बारे में तो स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो लेट्स गेट इनटू दैट। हम लोगों ने क्योंकि ऑलरेडी कैसे किसी ऑथर को पढ़ा जाता है ये कवर कर लिया है, तो नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू इज कि कैसे किसी भी ऑथर के किसी भी लिटरेरी वर्क को पढ़ा जाएगा। कैसे हम ये देखेंगे कि ये जो लिटरेरी वर्क है, या कोई भी मान लीजिए अगर हमने मैकबेथ उठा लिया, तो हम उसे कैसे पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या चीजें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। ऑलराइट, सो लेट्स मूव इनटू दिस। ओके, लिटरेरी वर्क को पढ़ने के लिए सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए ये जानना कि वो किस एज या किस पीरियड में लिखा गया था। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश लिटरेचर जो कि ब्रिटिश या यूरोपियन लिटरेचर आप कह सकते हैं, वो कई पार्ट्स में, कई एजेस में डिवाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल, जब इंग्लैंड बटा नहीं था, जब ऑलरेडी ये सब डिमार्केशंस नहीं हुए थे कि हाँ ज्योग्राफिकली ये इंग्लैंड है, ये डेनमार्क है, ये स्कॉटलैंड है, जब ये सब डिविजन्स नहीं भी हुए थे, तब जो नॉर्मन्स आके वहाँ पे जब उन्होंने हमला किया और सारे टेरिटरी को अपना बना लिया, उस वक्त का ही पीरियड बिफोर दैट इज बिफोर द नॉर्मन्स अटैक। ठीक, तो वो पीरियड अलग है, वो एज अलग है। उसके बाद फिर जैसे जैसे इंग्लैंड में राजाओं या रानियों का रूल आया, तब से वो एजेस डिफरेंट हो गई। फिर एलिजाबेथ के टाइम में एलिजाबेथन एज कहा जाने लगा। चौसर के टाइम पे भी वहां पे राजा हुआ करते थे, बट चौसर का टाइम लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको चौसेरियन टाइम कहा जाता है, चौसेरियन पीरियड कहा जाता है। और उसके बाद जब एलिजाबेथ के बाद, उनके रूल के बाद जैसे जैसे जेम्स आए, फिर हेनरी आए, इस तरह से करके धीमे धीमे जिस राजा का उस समय रूल रहा ब्रिटेन में, उस राजा के नाम पे फिर वो पीरियड्स का नाम या एजेस का नाम डिफाइन होता चला गया। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिस भी लिटरेरी वर्क को पढ़ रहे हैं उसका किस एज में या किस पीरियड में लिखा गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2020 में यानी 2020 में हम कोई भी नॉवेल, कोई भी प्ले, कोई भी पोइट्री लिख रहे हैं, तो इस समय उससे वो इम्पैक्टेड होगी, राइट। उसका इम्पैक्ट उस पर क्लियरली दिखाई पड़ेगा। अगर हम लोगों को लॉकडाउन में रहना पड़ा, हम लोगों को उसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसका जिक्र आएगा। वो एक स्पेसिफिक चीज है, राइट। और ये हमारे उसी पीरियड के लिटरेचर में ही हमें देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि अच्छा आज से 10 साल पहले कोई लिटरेचर लिखा गया है तो उसमें जो है कोरोना के बारे में एज या पीरियड है वो रिफ्लेक्ट करता है उस वर्क में, और वो वर्क आपको सही तरीके से बता पाता है कि लोगों की उसमें मनस्थिति क्या थी, किस तरह से लोग सोचते थे, किस तरह से जीते थे, किस तरह से जीते थे। ये सारी एज और पीरियड से और नॉवल इस एज में लिखी गई। तो आपको, अगर आपको एज के बारे में थोड़ा भी आइडिया कि उस एज में क्या क्या होता था, किस तरह की लाइफ स्टाइल थी लोगों की, आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि उस नॉवल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, या उस नॉवल में किन चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। ये बहुत आसान है। कब लिखा गया है और उस समय, जिस समय ये लिखा गया, उस समय आसपास माहौल में वहाँ पे क्या चल रहा है। इस चीज़ में एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है जो कि होती है वहाँ की स्टेज।
जियोग्राफिकल लोकेशन का है क्या है जहाँ पे ये प्ले या फिर पोएम या फिर हमारा प्रोज है जो नॉवेल है वो लिखा गया है, वो कोई तो जगह होगी ना जहाँ के बारे में अगर कहीं नहीं लिखा गया, किसी जगह के बारे में नहीं लिखा गया है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। आप क्योंकि फिक्शनल अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप जगह को स्किप कर दें। बट अगर आपने इस चीज़ कहाँ पे लिखा हो, यूजली ये लिखा जाता है क्योंकि पता रहता है कि अच्छा ऑथर जो था वो फला जगह का था या फला जगह के राजा के बारे में बात करता है। तो एज और या जो टाइम पीरियड है वो प्लस आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन पता होनी चाहिए कि किस बारे में कहाँ के बारे में लिखा गया। इवन अगर वो किसी ऐसे फैंटास्टिकल वर्ल्ड के बारे में बात कर रहा है तो वो किस फैंटास्टिकल वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं ये पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम J.K. रोलिंग की हैरी पॉटर के बारे में बात करें तो उन्होंने फैंटास्टिकल वर्ल्ड बनाया, उस वर्ल्ड को क्या कहते हैं, हॉगवर्ट्स। वो एक स्कूल है ऐसे बच्चों के लिए जिन्हें जादू ऑलरेडी आता है लेकिन उन्हें ट्रेन नहीं किया गया, तो उनको ट्रेन करने के लिए वो स्कूल बनाया गया। तो हॉगवर्ट्स, ये नाम, हॉगवर्ट्स नाम आपको याद होना चाहिए कि ये नाम दिया गया है इसको, क्योंकि ये सवाल आ सकता है आपके क्वेश्चन में। ठीक, अभी J.K. रोलिंग तो ऑब्वियसली आपके पेपर में नहीं आएगा, बट जो भी इस तरह की फैंटास्टिकल चीजें होती हैं वो भी हम एग्जाम्पल्स देंगे, और भी बहुत सारे राइटर्स ने ऐसा काम किया है तो वो भी हम एग्जाम्पल लेते जाएंगे और आपको ये चीजें इंपॉर्टेंट है पाना। ऑलराइट, ओके। फिर लिटरेरी वर्क में नेक्स्ट आता है कि सोर्स एंड इन्फ्लुएंस एंड कंपैरिजन। ओके, सोर्स क्या होता है कि हमने अगर कोई हिस्टोरिकल तो उसका कहीं ना कहीं तो सोर्स लेकिन जो सोर्स है, जो बेसिक मटेरियल है वो कहीं ना कहीं से लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल तो कहा जाता है कि वो हर एक ट्रांसपोर्ट करती है। अब ये हमें सोर्स करना है। दिखाई पड़ेगा। में स्नोफॉल होने लगी, ये नहीं, ये पॉसिबल नहीं। तो आप अगर अनलेस आप उसको फैंटास्टिकल नॉवेल या फैंटास्टिकल ड्रामा लिखना चाह रहे हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट अगर आप उसको प्रैक्टिकल आपके जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसका इन्फ्लुएंस दिखाई पड़ेगा। आप ये बताएंगे कि आपकी दुनिया बहुत ज़्यादा जाती है, ये सारी चीज़ें आप उसके इन्फ्लुएंस में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप यही चीज़ इंग्लैंड के बारे में बता रहे हैं या और ऐसी वेस्टर्न और होती है अगर उसके बारे में बता रहे हैं तो वहाँ पे ये कहना बहुत अजीब बात होगी कि लूज है, जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं है। आई होप कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये पॉसिबल हो ना जाए, बट अभी तक ये पॉसिबल नहीं रहा है। और जहाँ पे ग्रीन ये नॉवेल इस जमाने में इस
जगह के बारे में लिखी गई है, वहां के लोगों का किस तरह का व्यवहार था एक दूसरे से, उनका कैसा मतलब जीवन यापन किस तरह से करते थे, किस तरह की जीवन शैली थी, ये सारी चीजें आपको इन्फ्लुएंस से पता चलती हैं। इन्फ्लुएंस बहुत सी और चीजों का हो सकता है। जो ऑथर की एक पर्सनल मैंने जो बायोग्राफी बताया था उसमें उनका सोशल स्टेटस का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर कोई ऑथर अपना सोशल स्टेटस मेंटेन करता है और फिर ये इस तरह से होता है कि अच्छा ठीक है मैं तो हाई क्लास का हूँ तो फिर मैं लोअर क्लास के बारे में नहीं लिख सकता, तो बहुत ही अलग तरीका होगा जो उसमें सिर्फ आपको अपर क्लास के बारे में बताया जाएगा। लेकिन वही एक कोई ऑथर है जो अपर क्लास का बिलोंग भी करता है बट वो कैसी है, प्लस उसमें आपको क्या क्या ढूंढना पड़ेगा, उनकी बायोग्राफी कितनी ज्यादा चेक करें, तो बहुत ही चीजों का इसमें इन्फ्लुएंस होता है। जो कैरेक्टर्स है उनका भी इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि कैरेक्टर ऐसे हवा में नहीं आ जाते, वो कहीं ना कहीं ऑथर की लाइफ का कुछ पार्ट होता है। उन लोगों से, ऐसे लोगों से ऑथर मिले होते हैं जिनको अपने फिक्शनल वर्क में भी इंक्लूड कर लेते हैं नाम बदल के, या उनके जैसी क्वालिटीज वाले कुछ कैरेक्टर बना देते हैं कि अच्छा एक क्वालिटी इनकी में भी एक क्वालिटी इनकी में भी, दोनों की क्वालिटीज मिला के उन्होंने एक फिक्शनल कैरेक्टर तैयार कर दिया। तो इन्फ्लुएंस बहुत सारी चीज़ों का होता है, उनके आसपास के लोगों का, उस एज का, उस टाइम का, उस जियोग्राफिकल लोकेशन का, बहुत सारी चीज़ें होती है जिनका इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो आपको ये सारे इन्फ्लुएंसेस आपको पता होंगे, ये बहुत ये लिटरेरी वर्क इसलिए अच्छा है, ये लिटरेरी वर्क इसलिए अच्छा है, इसमें ये क्वालिटीज है, इसमें ये क्वालिटीज हैं। जब हम ये कंपैरिजन करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम कैसे स्टडी कर सकते हैं इन दोनों को, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ ओपिनियन भी बना सकते हैं। बट कंपैरिजन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। ओके, नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टर्स। मैंने बताया लिटरेरी वर्क में कैरेक्टर्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज एक डॉग का नाम उन्होंने पूछ लिया था उस पेपर में, नाम बताइए। तो दिस वुड बी रिलेटेड है, ये पता होना चाहिए कैरेक्टर के साथ साथ जो आपके एनिमल्स है उन सब का नाम आपको पता होना कराएं और खुद वहाँ पे कई बार आज स्टेटमेंट बना दे। तो ये सारी चीजें आपको जो
कैसे लिखा हुआ है, तो अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा लिटरेचर में जाना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्लासिकल जो स्टाइल का डेफिनेशन या जो स्टाइल की विभाजन किया गया है या ये हाई स्टाइल है, फिर एक थी मीडियम स्टाइल थी, फिर एक थी लो स्टाइल थी। तो हाई स्टाइल उन लोगों के लिए होती थी जो राजा महाराजा हैं या जो क्वींस हैं, जो प्रिंसेस हैं, जो किंग्स हैं, उनके लिए जो लैंग्वेज होती थी बेसिक स्टाइल वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज होती थी, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लारी लैंग्वेज होती थी, बड़े बड़े वर्ड्स होते थे, बहुत ज़्यादा अपनी बातों को, इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए उनके पास बहुत इलाबोरेट वर्ड्स हुआ करते थे, बहुत बड़े, बहुत अच्छे शब्द हुआ करते थे जो बहुत अच्छे से सिचुएशन को मैनेज कर लेते हैं, बहुत अच्छे सिचुएशंस को बता लेते हैं कि अच्छा हाँ ये सिचुएशन कहना चाहते हैं। और बहुत फ्लारी लैंग्वेज होती थी, बहुत पोइटिक लैंग्वेज होती थी। फिर लेकिन जब मीडियम क्लास के बारे में बात करते तो वो थोड़ी कम फ्लारी होती थी, थोड़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज होती थी। फिर जब लोग उसमें आते थे लो स्टाइल में तो ये बातें होती थी जिनके बीच में जो लोग सर्व कर रहे हैं वहाँ पे लोगों को। मीडियम वाले तो चलो नाइट्स हो गए वहाँ पे, या जो वहाँ पे राजा के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनके उसमें कोर्ट में, उन लोगों की हो गई। उसके बाद जो लोग कोर्ट में ही जो सर्विंग का काम कर रहे हैं, जो उनके सर्वेंट्स हैं, जो पोर्टर्स हैं, ये सब लोगों के बारे में जो बात होती, जब इनके डायलॉग लिखे जाते थे, जब इनका पार्ट आता था तो उसमें लो स्टाइल का इस्तेमाल किया जाता था, जहाँ पर उनको बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज, यूजुअली बहुत कोलॉक्वियल लैंग्वेज दी जाती थी, बहुत रिफाइंड नहीं होती थी उनकी लैंग्वेज, बहुत आम भाषा में वो बात करते थे, जैसे कि बिल्कुल मतलब जिनको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आ रहा है शब्दों का, उस तरह से बात होती थी उन लोगों की। तो ये जो सिसेरो की स्टाइल थी, जो क्लासिकल स्टाइल थी, ये कॉपी किया था शेक्सपियर ने अपने प्लेस में। तो आपको किसी भी लिटरेरी वर्क का हमेशा स्टाइल पता होना चाहिए कि वो किस स्ट्रक्चर में लिखा गया है, वो किस स्टाइल में लिखा गया है, उनकी मीटर कैसा है, लाइन का रिदम कैसी है, अगर है या नहीं है, प्रोज स्टाइल में लिखा गया है कि ये वर्स में लिखा गया है, ये सारी चीजें स्टाइल में आ जाएंगी। ओके, फिर स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो अच्छा जैसे मैंने अभी आपको प्लॉट बताया था ना कि प्लॉट में कैसे होता है, पहले आप जो है देखते हो कि कहाँ से एक्शन स्टार्ट हो रहा है या कैसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, एक्सपोजिशन जो होता है, और उसके बाद फिर कैसे राइजिंग एक्शन, पीक, फॉलिंग एक्शन, डिनूमेंट, और उसके बाद कैथारसिस हो रहा है, ये सारी चीजें आपके स्ट्रक्चर में आ जाएंगी। तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, जरूरी, मैंने आपको ये भी बताया था जब मैंने प्लॉट समझाया था, एग्जाम्पल्स दिए, तो मैंने ये एग्जाम्पल इसका भी दिया था कि अगर डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ाई जाएंगी या डिटेक्टिव नॉवेल्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें स्ट्रक्चर, जो प्लॉट का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था वो काफी डिफरेंट, इट वॉज वेरी क्लासिकल स्ट्रक्चर की बात। पहले एक्सपोजिशन हो गया सारे, अगर आप कोई डिटेक्टिव नॉवेल या कोई मिस्ट्री नॉवेल पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता चलेगा कि अच्छा शुरुआत में इन्होंने कुछ इंट्रोड्यूस नहीं किया, अचानक एक प्रॉब्लम ला के खड़े कर दी, वो पीक से स्टार्ट कर दिया, उसके बाद वो धीमे धीमे फॉलोइंग एक्शन होगा, इसके बाद एक्सपोजिशन होगा, इस तरह की चीजें होंगी। तो स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द लिटरेरी, सो दैट इज आई हैव इंक्लूडेड दिस हियर। स्टाइल हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, पता होने चाहिए, चाहे वो ड्रामा में हो चाहे वो नॉवेल में हो, क्योंकि नॉवेल में या ड्रामा में हम बहुत से एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को ला देते हैं, बहुत ऑथर्स जो होते हैं वो बहुत सारे एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को ला देते हैं, एक्स्ट्रा चीजें ला देते हैं, एक्स्ट्रा इमोशंस, सब प्लॉट्स वगैरह ले आ देते हैं, तो वो सब प्लॉट्स आपको आइडिया है, दैट शुड बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, बट आपको मेन प्लॉट का आइडिया तो कम से कम होना चाहिए। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने किसी ऑथर का ऐसा कोई काम लिया जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ओके, तो यू wouldn't want हर एक कैरेक्टर ऑब्वियसली कि बहुत ज़्यादा उस चीज़ को कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको उसका मेन प्लॉट पता होना चाहिए, उसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, इतनी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए क्योंकि वो पूछा जाता है। पॉपुलर वर्क से भी चीज़ें इस तरह से पूछी जा सकती हैं। जॉनरा क्या होता है, जॉनरा को प्लीज डोंट प्रोनाउंस विद जेनरे या I don't know कैसे प्रोनाउंस करते हैं, it's called genre, that's a French word basically, so उसको जैसा था वो वैसे ही उठा लिया गया, those are called loan words, तो genre बोला जाता है।
बिलोंग करती है। बेसिकली जॉनर या जॉनर किसी कैटेगरी का नाम है। तो अगर मैं मिस्ट्री नॉवेल्स कहती हूँ तो ऑब्वियसली यू वुड अंडरस्टैंड कि अच्छा मिस्ट्री नॉवेल है, नाम से ही पता चला है कि इसमें कुछ मिस्ट्री होगी, इसकी स्टोरी एकदम प्लेन स्टोरी नहीं होगी। फिर अगर मैं कह रही हूँ कि अच्छा ये मिस्ट्री नॉवेल होगी, अब ये गॉथिक नॉवेल है, तो आपको गॉथिक नॉवेल के सारे एलिमेंट्स याद आ जाएंगे। अगर मैं गॉथिक नॉवेल्स बोल रही हूँ तो गॉथिक नॉवेल का मतलब है चीज़ें होंगी जो बड़ी बड़ी टॉल बिल्डिंग्स होंगी जिनमें लाइट बिल्कुल नहीं चल रही होगी, कुछ इस तरह का होगा, तभी वो गॉथिक नॉवेल्स की कैटेगरी में आ रही है। तो ये जॉनर पता होना आपको जॉनर। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्रिटिसिज्म एंड अवॉर्ड। ये उसको किसी भी लिटरेरी वर्क के लिए किसी क्रिटिक ने, अगर कोई बहुत फेमस क्रिटिक है, फॉर एग्जाम्पल बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के लिए काफ़ी चीज़ें और अच्छी नहीं बोली, मेटाफिजिकल पोएट्स के लिए भी एफ.सी. कोलरिज ने काफ़ी चीज़ें बोली थी जो कि बहुत अच्छी नहीं थी। तो यू शुड नो अबाउट ऑल ऑफ दिस बिकॉज ये एग्जाम में आता है। तो आपको जो भी क्रिटिसिज्म है, जिस भी लिटरेरी वर्क को आप पढ़ रहे हैं, उसका जो भी क्रिटिसिज्म है यू शुड नो कि अच्छा फला राइटर ने फला राइटर या इस राइटर ने इस काम के लिए उन राइटर से क्रिटिक किया और उनको ये कहा, अच्छा कहा, बुरा कहा, उसने उसको प्रेज किया, टी.एस. एलियट ने प्रेज किया, टी.एस. एलियट ने किसको प्रेज किया, इन्फ्लुएंशियल राइटर, वो मॉडर्न राइटर और बहुत ज़्यादा उनकी जो राइटिंग स्टाइल है, जो बहुत उस पर रिसर्च हुआ है, बहुत एमिनेंट राइटर है अपने टाइम। तो क्रिटिसिज्म आपको हमेशा पता होना चाहिए। एक दो चीज़ें आपको, क्योंकि फेमस लोगों ने, पॉपुलर लोगों ने जो चीज़ें बात कही है दूसरे वर्क के लिए या दूसरे ऑथर के लिए, वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अवार्ड्स। तो आप बहुत पुराने उसमें देखेंगे तो अवार्ड नहीं पता चलेगा आपको, बट आपको अवार्ड्स का आइडिया होना चाहिए कि किस नॉवल के लिए किस ऑथर को अवार्ड मिला एंड किस नॉवल से उनको नोबेल प्राइज मिला या किस नॉवल से उनको जो भी मिला कैसे मिला, ज्ञानपीठ अवार्ड या कुछ है, कैसे मिल रहा है उनको, किस लिए मिल रहा है, किस नॉवल के लिए मिल रहा है, और अगर मिल रहा है तो वो क्रिटिसिज्म से आएगा ना। आप जब एनालिसिस करने लगेंगे उसका, अच्छा ये इस चीज़ का ओके ये जो है बुकर प्राइज मिला तो किस लिए मिला, क्योंकि अच्छा ये चीज़ उन्होंने, इसमें ये नई चीज़ उन्होंने निकाली थी, ये नई चीज़ उन्होंने ढूंढी थी, या इस नए पहलू के बारे में बात किया समाज के, तो वो जो है उसको अवार्ड मिलता है। ऐसी चीज़ों का अवार्ड मिलता है। तो आपको हमेशा जो भी आप लिटरेरी वर्क पढ़ रहे हैं, अगर कोई अवार्ड मिला हुआ है उस पर, तो ये चीज़ आपको नोट करनी चाहिए। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कल्चरल रेफरेंसेस। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इंडिया में कोई चीज़ लिख रहे हैं तो बहुत ही इंडियन उसके बारे में लिख रहे हैं। अब यही चीज़ अगर फॉरेन या कहीं वेस्टर्न उसमें जाएगी तो फिर वहाँ पे लोगों को समझने में थोड़ा इंडियन, बट दे फाइंड इट इंटरेस्टिंग, इट वुड बी इंटरेस्टिंग एंड कि हाँ ठीक है ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छा काम है, ये मतलब पढ़ा जाएगा। तो उसका कल्चरल रेफरेंस किसी भी नॉवल का, किसी भी प्ले का, ये आपको पता होना चाहिए कि किस कल्चर की बात वहाँ पे हो रही है। बिकॉज कुछ कल्चर्स के लिए कोई चीज़ जो नॉर्मल होती है, ज़रूरी नहीं कि हर कल्चर वालों के लिए वही चीज़ नॉर्मल हो, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ कल्चर में एक दूसरे का पैर छूना अच्छी बात मानी जाती है, बट हर जगह ये ऐसा नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज में आप पैर नहीं छूते हो, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स देयर, ओके। सो ये सारी चीज़ें कल्चरल रेफरेंसेस आपको अच्छी तरीके से देखने को मिल जाएंगे। आपके जो भी आप लिटरेरी वर्क पढ़ रहे हैं, उन चीज़ों को थोड़ा सा पॉइंट्स में रखना चाहिए ताकि यू अंडरस्टैंड द एंटायर एज या रिफ्लेक्ट कर देगा अपने आप। क्योंकि अगर आपने ये देखा कि अच्छा इस समय ये कल्चर था, अच्छा उस समय जो डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है तो मेन यूज टू वेयर दिस एंड विमेन यूज टू वेयर दिस, उस समय ब्यूटी स्टैंडर्ड्स क्या थे, ये सारा कुछ आपको कल्चरल रेफरेंस आपको एज या टाइम से मिल जाएगा कि किस टाइम की बात हो रही है, किस एज की बात हो रही है, ये सारा आपको पता चल जाएगा। और मोर दैन दैट आपको ऑथर की बायोग्राफी से भी काफ़ी हद तक ये जानने को मिलेगा कि अच्छा ये कहाँ पे पले बढ़े थे, ये इन्होंने कहाँ से स्कूलिंग करी थी, ये कहाँ रहते थे, कहाँ की सिटीजनशिप थी इनके पास,
ये सारी चीजें जानने के बाद कल्चरल रेफरेंस पढ़ पाना या कल्चरल रेफरेंस डिटेक्ट कर पाना, कल्चरली किस बैकग्राउंड के थे, कहाँ पे रहे, वो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। तो ऑथर की बायोग्राफी और उस एज या पीरियड जो भी जिसमें भी वो नॉवल लिखी गई है, जो भी लिटरेरी वर्क लिखा गया है, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कल्चरल रेफरेंस क्या है उसका, कहाँ से किस कल्चर की बात हो रही है। ऑलराइट, देन यू कम टू अडैप्टेशंस। Adaptations are an important part according to your exam because you never know what can be asked. अगर आपसे ये भी पूछा सकता है कि अच्छा फला नॉवेल है इसको, या फिर आप कोई मूवी का नाम देके पूछ लेंगे कि ये किस नॉवेल पे बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल आर.के. नारायण की गाइड, तो गाइड के ही नाम पे मतलब उनका नाम नहीं चेंज किया गया, नॉवेल का भी टाइटल यही है, जो मूवी है उसका भी टाइटल यही है, तो उसमें तो नहीं चेंज किया गया। बट कई बार ऐसा होता है कि आपके नॉवेल्स अलग नाम की होती हैं और जो फिल्म्स बनती हैं उस पर जो अडाप्टेड फिल्म्स होती हैं वो डिफरेंट नेम की बन जाती हैं। तो यू शुड नो ऑल ऑफ दिस कि अडाप्टेशंस जो हुए हैं उसका नाम क्या है, प्लस उनका लाइक क्या रहा है। अगर कुछ चेंज हुआ है तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्या चेंज किया गया है, जो भी सिनेमेटोग्राफर है या जो भी डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, उन्होंने क्या चेंज किया है इस चीज़ में अडाप्ट करते हुए उसको एज अ फिल्म। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आइडिया होना चाहिए सब चीज़ों का आपको। ओके, तो ये हो गया लिटरेरी वर्क, एज एंड पीरियड, सोर्स, इन्फ्लुएंस, कंपैरिजन, कैरेक्टर्स, देन कम्स स्टाइल, स्ट्रक्चर, जॉनर एंड प्लॉट, देन कम्स और प्लॉट के साथ सब प्लॉट भी इंपॉर्टेंट है। यू शुड नो अबाउट सब प्लॉट एज वेल। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कैरेक्टर्स कौन कौन थे, उन सबके नाम, जैसे मैंने बताया कैरेक्टर्स के नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टाइल, स्ट्रक्चर, जॉनर एंड प्लॉट, क्रिटिसिज्म एंड अवार्ड्स, and then comes cultural references which are not very important according to your exam point of view, but it might be asked कि कहाँ क्या है। अगर ज्योग्राफिकल चीज़ें पूछ ली गई कि अच्छा ज्योग्राफिक, तो अगर आपको कल्चर में पता है एटलीस्ट आपको यू विल नो कि अच्छा ये वेस्टर्न राइटर है या इंडियन राइटर है या क्या है। वैसे तो उन्होंने राइटर्स डिवाइड किया विच विल रीड वेरी सून, यूजुअली स्टडी वेरी सून। फिर अडैप्टेशंस की बात है, तो दीज आर इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज दे कैन आस्क यू कि किस फिल्म के नाम पे कौन से ऑथर की कौन सी बुक है, किस चीज़ पे ये कौन सा अडैप्टेशन लिटरेरी वर्क का। यू कैन ऑलवेज get questions like that. So be prepared and just note down these points so that you know कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है। ऑलराइट, ओके, एंड वी विल मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे मैं इसको फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच आपके सिलेबस पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है जिसको आप सबको पढ़ना चाहिए। ये सब लिटरेचर स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आना चाहिए। अगर नहीं आता तो दिस इज what I will do here is I make you revise it a bit. तो हम साथ में थोड़ा सा रिविजन करेंगे, ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, बट आई विल जस्ट लेट यू नो अच्छा ये चीज़ होती क्या है। अगर आपको किसी चीज़ के बीच में कोई कंफ्यूजन है तो ऑब्वियसली दैट विल बी क्लियर्ड अप। फिगर्स ऑफ स्पीच का डिवीजन देखा, आई हैव डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू दैट, एंड ये मैंने इसीलिए इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया। वी विल रीड इट फर्दर। ओके, सो नाउ फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच वैसे होते क्या हैं बेसिकली, किसी भी लिटरेरी वर्क को पढ़ने के लिए उसमें कुछ चीज़ें ऐसी यूज़ की जाती हैं जो नॉर्मल हमारी बोलचाल की भाषा से थोड़ा सा इतर होती है, थोड़ा सा डिफरेंट होती है। कैसे कि अगर हम सिंपल कह रहे हैं कि अच्छा ये तो पेड़ है, ठीक, हमने कह दिया ये पेड़ है। अब अगर इसी को किसी को लिटरेरी उसमें कहना पड़ेगा तो कैसे बताएगा कि ये पेड़ है, कैसे बताएगा कि अच्छा ये जो हरा भरा सा है, बहुत लिटरेरी उसमें वो किसी भी पोएट के लिए सिर्फ एक पेड़ नहीं होगा। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए हम तो कहेंगे कि एक नदी है, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या बोला उसे, बैबलिंग वाटर, कि वो उसमें से आवाज आ रही, मर्मरिंग बैबलिंग वाटर, कि वो लगातार पानी कुछ बोल रहा है, वो कुछ वो कलकल करती हुई नदी, जो आवाज कलकल करने की आवाज आती है ना, आपने तो देखा, आपने कहा ये नदी है, लेकिन जब राइटर किसी चीज को देखेगा या जब पोएट किसी चीज को देखेगा तो उसमें वो कुछ एक अलग सी चीज कर देगा, जो थोड़ी सी अलग सी चीज होती है ना, उसको फिगर्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, जो नॉर्मल लैंग्वेज से, नॉर्मल फैक्चुअल लैंग्वेज से उसको डिफरेंट कर देगा। तो included in your syllabus and that is why you are going to read. तो टाइप में डिवाइड किया हुआ है कि पहला टाइप हमारा फिगर्स ऑफ रिजेम्बलेंस या रिलेशनशिप। रिजेम्बलेंस क्या होता है, एक दूसरे
किसी की जो सिमिलैरिटी होती है, दैट इज कॉल्ड रिजेंबल। किसी को रिजेंबल करने का मतलब होता है कि आप और उसके बीच में आपकी सारी समानता है। उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये भी स्टैब्लिश करेगा। तो मैं अभी इसके साइड में क्या क्या एग्जाम्पल हैं या क्या क्या, वैसे तो है इससे ज़्यादा, बट मैंने यहीं तक इंक्लूड किया बिकॉज ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट। तो आपको सिमिली पता होना चाहिए, दिस इज नॉट अ स्माइल, दिस इज अ सिमिली। सिमिली पता होना चाहिए, मेटाफर पता होना चाहिए, कंसीव क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, पर्सोनिफिकेशन, मेटोनिमी, सिनेक्डोकी एंड यूफेमिज्म, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, इनमें से मैं पढ़ाऊंगी आज आपको मेटाफर एंड सिमिली, बट आपको काफ़ी कंफ्यूजन होगा मेटोनिमी, क्योंकि यूजली होता है मेटोनिमी और सिनेक्डोकी में। सिनेक्डोकी और मेटोनिमी को भी मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, क्योंकि सर अगर आपके पास कोई सेंटेंस आ गया और उसने आपसे पूछ लिया कि ये सिनेक्डोकी है या मेटोनिमी है, तो आपको इसके पास इसका सोल्यूशन रहे। ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं है कि अरे ये तो मैम ने पढ़ाया नहीं था तो हुआ ही नहीं, कर ही नहीं पाया इसको। तो आई विल क्लियर दिस अप कि आपका सिनेक्डोकी और मेटोनिमी के बीच का जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। आज हम लोग सिमिली और मेटाफर के बीच का कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। तो फिगर ऑफ रिजेम्बलेंस और रिलेशनशिप में ये आते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट है एज अ लिटरेचर स्टूडेंट, यू ऑल शुड नो दिस। ओके, तो ये 7 है जिनको इम्पॉर्टेंट है। और अंडर दिस ये सबसे ज्यादा यूज्ड चीजें हैं। राइट, अगर आपको किसी भी चीज को ब्यूटिफाई करना है, सबसे ज्यादा यूज में अगर कोई चीज आएगी तो वो सिमिली होगी, फिर मेटाफर होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब अक्सर यूज किया जाता है। आप हिंदी में भी इसे यूज करते हैं, आप इंग्लिश में भी इसे यूज करते हैं, आप हर लैंग्वेज में, जिसको भी आपको थोड़ा सा भी फ्लारी बनाना है, जिसको भी आपको थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंशियल बनाना है, उस तरह से तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टाइप हम पढ़ रहे हैं फिगर्स ऑफ एम्फेसिस और अंडरस्टेटमेंट। किसी चीज को एम्फसाइज करने के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए, तो हम इन फिगर्स को यूज कर सकते हैं, या हम उसका अंडरस्टेटमेंट बताने के लिए कि वो मतलब कितना या कम इम्पोर्टेंट है या कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बताने के लिए हम फिगर्स को यूज कर सकते हैं। ये होता है हाइपरबोली। हाइपरबोली बोला जाता है इसे, हाइपरबोल नहीं बोला जाता, हाइपरबोली है ये। हाइपरबोली रेटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं। रेटोरिक में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि कहाँ कहाँ पे कब कब यूज किया गया, किन ऑथर्स ने यूज किया है। And then comes antithesis, okay? Antithesis. Then there's climax, there's paradox climax, वो वही वाला पीक वाला है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था जब प्लॉट का स्ट्रक्चर, तो उसमें ये चीज, ये पॉइंट आया था। Then comes paradox, oxymoron and irony. Paradox, irony, hyperbole, rhetoric, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। Alright, 1 2 3 4 and 5, ये 5 चीजें इंपॉर्टेंट है। We have 7 here as well. बट इनमें से ये 5 यूजुअली पूछे जाते हैं, यूजुअली आपको यू फाइंड देम अक्रॉस ऑल द ऑथर्स, कि कहीं ना कहीं आपको ये चीजें मिल जानी है। जैसे सिमिली और मेटाफर काफी कॉमन है, इसी तरह आयरनी बहुत कॉमन है, पैराडॉक्स भी बहुत कॉमन है, तो ये सारी चीजें बहुत आसानी से मिल जाएंगी। रेटोरिक थोड़ा सा अनकॉमन होता है, बट दैट इज द बेस्ट वे ऑफ मेकिंग समवन डू समथिंग दैट यू वांट देम टू डू। ऐसा होता है कई बार कि हम सामने वाले को बोलना चाहते हैं कि ऐसा करो, और हमें जैसे रेटोरिक बेसिकली क्वेश्चंस के फॉर्म में होता है, तो रेटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ये रिटोरिक नहीं है, ये हिटोरिक नहीं है, रेटोरिक या रेटोरिकल क्वेश्चंस। तो रेटोरिकल क्वेश्चंस जब आपको पता होता है कि ये चीज है, तो आप तभी उसको पूछ रहे होते हैं, जस्ट टू एम्फसाइज कि अच्छा हाँ इस चीज का इम्पोर्टेंस है, सामने वाले को पता चल जाए कि अच्छा ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज रेटोरिक में आती है। इसको और अच्छे से एग्जांपल्स के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, नाउ वी स्टडी द नेक्स्ट टाइप एंड दैट इज फिगर्स ऑफ साउंड। ये भी इंपॉर्टेंट है अगर आप खास तौर से तब जब आप पोएम्स पढ़ रहे हैं। इसमें आपको एलिटरेशन आता है, रेपिटेशन आता है, अनाफोरा आता है एंड अनोमेटोपिया आता है। तो एलिटरेशन बहुत ही कॉमन सी चीज है, ये सबने पढ़ा हुआ है आई होप। एंड एलिटरेशन इज बेसिकली जब किसी भी वर्ड, मैं सेंटेंस नहीं बोल रही हूँ, मैं वर्ड बोल रही हूँ, जब वर्ड के एंड में कोई साउंड, 2-3 वर्ड्स जो कंसेक्यूटिवली एक दूसरे के पीछे हैं, उसमें जब लास्ट का जो साउंड होता है,
जब सिमिलर साउंड होता है तो दैट इज कॉल्ड अल्टरेशन। ओके, तो अल्टरेशन में बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, वी विल कम अप विद इट लेटर, बट फॉर नाउ यू शुड नो कि ये फिगर्स ऑफ साउंड है जहाँ पे साउंड का इम्पैक्ट आ रहा है। अलिटरेशन में मैंने बताया कि लास्ट का साउंड जो वर्ड का एंड है उसका साउंड 2-3 वर्ड्स का एक साथ जो लिखे हुए हैं एक के बाद एक उनका एक जैसा साउंड होता है, तो वो अलिटरेशन कहलाता है। फिर रेपिटेशन होता है, क्योंकि एक चीज को बार बार रिपीट करना, वैसे यूजली ये एम्फेसिस के काम, मतलब एम्फेसिस के लिए काम आता है, बट रेपिटेशन भी साउंड की ही बात हुई तो ऑब्वियसली बार बार उसको रिपीट करना इस कॉल्ड रेपिटेशन। देन अनाफोरा एंड ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट लग सकते हैं आपको, बट वी विल कम अप विद एग्जांपल फॉर दीज। जैसे जैसे हम ऑथर्स और उनके इंपॉर्टेंट पॉपुलर वर्क्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं इनको एक्सप्लेन और आगे करती चली जाऊंगी। ऑलराइट, नेक्स्ट कम्स फिगर्स ऑफ वर्बल गेम्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वर्बल गेम्स? जैसे हम जब भाई बहनों के साथ खेल रहे होते हैं तो हम छोटे छोटे वर्ड्स के साथ खिलवाड़ करते हैं कि अच्छा वहाँ से ये पेन ले आओ, तो अब पेन को वो जो है कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी अलग वर्ड, जैसे हम लोग वर्ड को उल्टा करके बोलते हैं, तो पेन की जगह क्या हो गया, PEN पेन हो गया। ये हिंदी में अगर लिखे तो प और न ऐसे हो गया। फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू, अगर ये पेन है और इसको हमने एकदम ऑपोजिट कर दिया, इसका मिरर इमेज या इसका एकदम ऑपोजिट कर दिया इसके लेटर्स को, तो क्या बन गया? या अगर हमने हिंदी में भी लिखा और इसको ऑपोजिट कर दिया, क्या हो गया? तो पेन इंग्लिश में अगर बोला तो नेक बन गया, और अगर हमने हिंदी में बोला तो पेन क्या बन गया? नपे बन गया। तो अगर हम भाई बहनों के साथ खेल रहे होते तो हम क्या कहते हैं? अगर हमसे भाई ने मंगाया कि हाँ वहां पे मेरी पेन रखी ले, तो क्या क्या बोलूंगी मैं? अच्छा वो जो नेप रखी है वो लाना है। तो इस तरह के जो खिलवाड़ होते हैं, जो ये वर्ड गेम्स होते हैं, इसको जो है वर्बल गेम्स बोला जाता है। ओके, आई जस्ट रब दिस ऑफ। ओके, ऑलराइट। सो इस तरह की चीजों को वर्बल गेम्स बोला जाता है, जहां पे आप छोटी छोटी चीजों को या तो उल्टा करके बोल रहे हैं या और किसी भी तरीके से। ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है कि इस तरह से खेला जा सकता है शब्दों के साथ, और बहुत से तरीके होते हैं शब्दों के साथ खेलने के। तो उनमें से इंग्लिश लिटरेचर में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो पन है और एनाग्राम है। ओके, पन को और अच्छे से समझेंगे। पन और आयरनी में क्या डिफरेंस होता है, मैंने आयरनी इधर पढ़ाया था, यहाँ पे मैंने आयरनी बताया था फिगर्स ऑफ एम्फेसिस में। तो आयरनी और पन में क्या डिफरेंस है ये हम समझेंगे। ऑलराइट, तो और फिर एनाग्राम। एनाग्राम बहुत सिंपल है, जंबल वर्ड्स को एनाग्राम कहते हैं, जहां पे अगर मैंने लिखा पावर, ठीक, ये आपको POWER पावर दिख रहा है। फिर हमने इसको एनाग्राम में जब कन्वर्ट किया तो हमने इसको कर दिया ये हो गया आपका एनाग्राम। ये हमने सीधे सीधे वर्ड लिखा था POWER पावर, और उसके बाद हमने इसको एनाग्राम में जब कन्वर्ट कर दिया तो हमने इसके लेटर्स को आगे पीछे कर दिया। दिस इज कॉल्ड एन एनाग्राम। ऑलराइट, सो दिस वाज फिगर्स ऑफ स्पीच। इसी मैंने आपको 4 टाइप्स पढ़ाए हैं, जो कि पहला है फिगर्स ऑफ रिजेम्बलेंस और रिलेशनशिप, नेक्स्ट इज योर figures of emphasis or understatement, then comes the figures of speech, figures of sound, and then comes the figures of verbal games, जो कि मैंने आपको ये भी समझाया। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे as we go on with the author's work, with the literary works, with how the author's work wrote or what their style was and everything। वो सारी चीजों में ये चीजें आएंगी। नेक्स्ट एक जो इम्पोर्टेंट, अब जो बेसिक हमारा जो कोर्स जो डिस्क्राइब किया गया है, जो डिटेल कोर्स है, उसको देखते हैं कि है क्या ये। इसमें विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, चार्ल्स लैम्ब, PB शेली, चार्ल्स डिकेंस, 17 ऑथर्स दिए हुए हैं आपको। मैंने इसको नंबर वाइज डिवाइड किया हुआ है कि कौन कहाँ का है। सो आई जस्ट शो यू कि ये जो ऑथर्स हैं
1 to 7 इधर